नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं अनिल जग्गी दिल्ली से। नमस्कार। नमस्कार। क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? प्लीज थंब रेज करें। थंब रेज करें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जग्गी दिल्ली से उस बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के मार्केटिंग प्लान में एक बार फिर आपके बीच आने का मौका मिला। बहुत खुशी होती है आपके बीच आकर के, क्योंकि फॉरएवर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा किरदार दे दिया है कि आज दिल से खुशी होती है। और मैं देख रहा हूं मेरे अजीज मिस्टर सुनील गुप्ता मेरे सामने हैं। गुप्ता जी नमस्कार। और सभी एफएलपी की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आज मेरी टीम, काफी सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं। और आज दिल से खुशी हो रही है कि हम आपके सामने आज कुछ नया करने के लिए, कुछ नया बताने के लिए। आज मेरा चैप्टर दोस्तों मोटिवेशन। एक्चुअली मोटिवेशन क्या है, इसके बारे में आज हमें जानना होगा। और मेरा ये प्रयास होगा कि मैं आज आपको बहुत कुछ नया बताऊं, बहुत कुछ नया अपने अंदर की उस अभिलाषा को दूं, जिससे कि आप देख करके वाकई रियली एक इंटरनली इंस्पायरेशन आपको मिले। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग यहां पर आते हैं और बहुत सारी अपनी बातें करके जाते हैं, लेकिन एक रियलिटी क्या है, एक सच्चाई क्या है, एक ईमानदारी क्या है, वो आज आपको देखने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने खुद की बात करूं तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। और वो भी, मैं एक बात अक्सर बोलता हूं कि आईडी तो मेरी बनाई गई थी, लेकिन आइडेंटिटी मुझे इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म ने आकर के दी है। एक वो आदमी जो एक इंसान, आम आदमी था, आज आम से भी आज वो खास बन चुका है ड्यू टू द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और सबसे अच्छी बात, सफलता वो नहीं होती कि हम सफल हो रहे हैं। सफलता वो होती है कि हमारे द्वारा कितने लोग सफल हो रहे हैं। सफलता वो होती है कि हम सफल तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी सफलता के साथ साथ कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी सफलता का पार्ट बन रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत दोस्तों वो चीज है। और उसी चीज को लेकर के चलते हैं हम आगे, क्योंकि फॉरएवर एक जर्नी है और इस जर्नी में बड़े सारे पड़ाव आते हैं। और इस जर्नी के अंदर एक ऐसी एंडलेस जर्नी फॉरएवर ने आपको दी है, जो देने जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे जो आज मेरे बीच आ चुके हैं और आने वाले हैं। फॉरएवर आपको एक ऐसी जर्नी देगी जिसमें बड़े सारे पड़ाव आएंगे। और इस एंडलेस जर्नी में हमें नहीं मालूम होता कि हम कितने लोगों की जिंदगी को बदलने का एक नया इतिहास बना रहे हैं, एक नया मुकाम पैदा कर रहे हैं। एक परमात्मा ने, उस गॉड पावर में ने, उस परम पिता परमात्मा ने, जिसने भी आपको इस फॉरएवर का रास्ता दिखाया, मैं आपको ये आज यकीन दिला सकता हूं कि फॉरएवर दुनिया की बेस्ट कंपनी। ये मत जानिएगा कि मैं आज इस इंडस्ट्री में हूं। सक्सेस एक सीढ़ी है, सक्सेस एक जर्नी है, सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है। आज उस सक्सेस का रास्ता मुझे फॉरएवर से मिला। और उसकी ताकत सबसे बड़ी क्या मिली, आज मैं आपको अपनी उस जर्नी का सीक्रेट बताना चाहूंगा, जो सीक्रेट मैं आज आपको पहली बार बताने जा रहा हूं। और बहुत सी इस जर्नी में मैं कई चीजों को जोड़ूंगा, कनेक्ट करूंगा, और आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। और आज इस एंड तक अपनी इस जर्नी में मैं आपको बहुत कुछ नया बताने वाला हूं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको सिखा पाऊं, क्योंकि हम किसी को सिखा नहीं पाते। बड़ी अच्छी बात होती है ना, वन इज हियरिंग, अनदर इज लिसनिंग। जब तक वो लिसनिंग यहां से नहीं होगी, यहां से नहीं होगी, तब तक वो अंदर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि हम बैठ तो जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें इनवाइट भी कर देते हैं कि चलो आज मैं आपको एक अच्छी मोटिवेशन स्पीच दिखाने जा रहा हूं, लेकिन वो सच्चाई क्या है, उस सच्चाई का रास्ता क्या है, वो आज आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जर्नी, जो मेरी स्कूलिंग हुई थी दोस्तों, एक सरकारी स्कूल से हुई थी। सरकारी स्कूल का मतलब कि जहां 6 क्लास से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाया जाता है। और 12th क्लास में मैंने अपनी जो स्टडी थी वो पूरी कर दी थी। 10+2 मैंने किया था। और 10+2 के दौरान मैं साइंस का स्टूडेंट था। जिंदगी में एक रुचि थी कुछ करने की, कुछ बनने की। जब मैं पिक्चरें देखा करता था, और पिक्चरों में मैंने देखा कि एक डिसिप्लिन और एक यूनिफॉर्म जो होती है, वो इंसान की सिर्फ एक स्कूल तक लिमिट रहती है। लेकिन जैसे ही स्कूल से वो आगे हटता है तो उसकी यूनिफॉर्मिटी कम हो जाती है। अल्टीमेटली वो उसका यूनिफॉर्म सिस्टम कम हो जाता है, उसका डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन में कई बार बदल जाता है, वो स्ट्रिक्टनेस नहीं हो पाती। इसलिए मेरे अंदर एक धारणा बन गई कि मैं बड़ा होकर के
जब भी जाऊंगा तो मैं कोई स्किल हासिल करूंगा। एक एक विजनरी, एक क्रिएटिव माइंड में शुरू से रहा हूं, और ये मेरी एक आदत रही। तो उस क्रिएटिविटी के चलते मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा कि जब मैं बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद मेरा जो साइंस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, मैकेनिकल ड्राइंग थी मेरे पास, उस मशीन ड्राइंग में मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी। और डिस्टिंक्शन के दौरान मैंने अपने दिमाग में एक आने वाली पिक्चर पहले से बना ली थी कि मैं एक आर्किटेक्चर बनूंगा। उस आर्किटेक्चर की प्रतिस्पर्धा में स्कूलिंग करने के बाद मैंने एक कोर्स को ज्वाइन करना था, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विकास मीनार बिल्डिंग के पास है वो। और उन दिनों मुझे आज भी याद है कि 39 नंबर बस जाया करती थी, और एक ही बस थी जो विकास मीनार जाती थी, और उसी के सामने वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर था। एक मेरा जो पेपर था बहुत अच्छा पास हो गया, बहुत अच्छे से मैंने उसको क्वालिफाई किया। 2 दिन मेरा टेस्ट था। तो मेरे हाथ में बहुत बड़ा बोर्ड था, लकड़ी का जो बोर्ड होता है, और साथ में एक सेट स्क्वायर था। और सेट स्क्वायर और बोर्ड को हाथ में पकड़े हुए मैं अगले दिन बस की इंतजार करता रहा, लेकिन बस नहीं आई। 11:30 बजे, 11:30 बजे, और 11:30 बजे के बाद 12 बजे, 12:30 मेरा एग्जाम स्टार्ट होना था। और दोस्तों बारिश इतनी मूसलाधार थी, और मेरी जेब में, मेरे पॉकेट में केवल बस का किराया हुआ करता था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और बस का किराया सिर्फ मेरी जेब में था। मेरी औकात या पॉकेट इतनी भी अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं इसके साथ साथ ऑटो का किराया देकर के वहां तक पहुंच सकूं। तो वो दिन मुझे आज भी अपने ऊपर एक गिलानी हुई कि मैंने उस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया, पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, इतना पैसा नहीं था कि मैं ऑटो करके वहां जाता और एग्जाम को क्लियर करता। वो मेरा एक सैड डे था। उस सैड डे मेरा कई दिन चला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हार ना मानते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फिर मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, अपने सीनियर से मिला, टीचर से मिला। फिर मैंने उनको आने वाली इंडस्ट्री के बारे में पूछा कि मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा रास्ता, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकती है, और आने वाली इंडस्ट्री कौन सी है। क्योंकि बिफोर 80s का टाइम था, 79 की बात है ये, तो 1979 की। तो मुझे पता लगा कि आने वाली जो सबसे वास्टेस्ट इंडस्ट्री है वो होटल इंडस्ट्री बनने वाली है। उस होटल इंडस्ट्री में अगर आपका जो फ्यूचर है, जो आपकी ग्रोथ है, बहुत ज्यादा है। तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि क्या है उस फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे पता लगा कि इस होटल इंडस्ट्री का आगे जो फ्यूचर बहुत ज्यादा होने के साथ साथ मैंने अपना भाग्य इसके अंदर अपनाया, और अपनाने के साथ साथ मैंने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा। और पूसा इंस्टीट्यूट के होटल मैनेजमेंट को ज्वाइन करके मैंने ये देख लिया कि मैं आने वाली इंडस्ट्री के अंदर अपना भाग्य आजमा लूंगा, और अपने भाग्य को एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर के चला जाऊंगा। मैंने होटल इंडस्ट्री में 3 साल लगाए, और लगाने के बाद मैं पास आउट हुआ, और पास आउट होने के बाद मैंने इंटर्नशिप की। और उन दिनों दोस्तों एशियाड 82 गेम्स थे। एशियाड 82 टीम गेम्स को देख करके मेरा ये लगा कि मेरा जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, और मैं बहुत आगे बढ़ने वाला हूं। उस फ्यूचर के दौरान जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, और 5 स्टार होटल्स में मेरी इंटर्नशिप हुई, उस वक्त जो बहुत लीडिंग होटल थे, दैट वाज ताज पैलेस। ताज पैलेस में मेरी ट्रेनिंग हुई। ताज पैलेस नया बन रहा था, ताजमहल में मेरी ट्रेनिंग हुई। और मौर्या के अंदर आईटीसी मौर्या, ताजमहल, अशोका, सोफिटेल सूर्या, द पार्क, मेरिडियन, ये सारे न्यू होटल अभी बन रहे थे। उसमें सिर्फ एक अशोका होटल पुराना था, ताज महल होटल पुराना था, और ताज पैलेस उन दिनों बन रहा था। तो मुझे पता लग गया था जो मेरा फ्यूचर बड़ा स्कोप, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। क्यों? क्योंकि उस ब्राइट फ्यूचर के दौरान मैं देख रहा था कि एशियाड 82 के अंदर बहुत बड़ी डिमांड बनने वाली है। उस डिमांड की खातिर जैसे ही मैं पास आउट करके इंटर्नशिप कर रहा था, इंसान के साथ दिक्कत क्या आ जाती है कि वो आगे बढ़ने की प्रेरणा तो ले रहा होता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसके साथ कई बार ऐसे हादसे, ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान कुछ करने की तमन्ना रखता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। और ऐसा होने के साथ साथ क्या हुआ कि एक हादसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति उस होटल में आया। आई वॉज कैप्टन ओवर देयर, मैं वहां पर कैप्टन था। उस कैप्टन के दौरान
उस व्यक्ति ने आकर के कोई डिश मांगी और डिश में कुछ फॉल्ट निकाल दिया। हो जाता है कई बार, और हम होटल इंडस्ट्री के अंदर बोला जाता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट करके हम कुछ भी उसको अपोज नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने बहुत बवाल किया, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मैं कैप्टन था, मैंने, क्योंकि जो वो मामला मेरे से नहीं सिमला, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ गलत बोला जा रहा था, बहुत कुछ मेरे एक्सक्यूज करने पर भी वो मेरी ही फॉल्ट को निकाला जा रहा था। इस दौरान क्या हुआ कि मैंने अपने सीनियर मैनेजर को बुलाया, मिस्टर कपूर, वो आए, उन्होंने आकर के इसके बारे में बात की, वो नहीं माना। फिर F&B मैनेजर मिस्टर बुधवार हुआ करते थे, मिस्टर बुधवार को मैंने बुलाया और बुधवार ने आकर के उनको काफी समझ, बहुत एज्ड पर्सन थे। जब नहीं माने, और नहीं मानने के बाद जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि हमें एक अंदर जाकर के जब हमने सलाह की कि ये व्यक्ति मान नहीं रहा हो, इसके लिए हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, तो हमें वहां के जनरल मैनेजर को बुलाया गया। जनरल मैनेजर, दोस्तों मैं अक्सर बोलता हूं, जनरल मैनेजर इज अ बॉस ऑफ द बिल्डिंग, और उस बॉस ऑफ द बिल्डिंग को जब बुलाया गया तो वो आकर के जब हाथ जोड़ करके वहां खड़ा हो जाता है और बोलता है आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जब वो वेरी वेरी सॉरी, जबकि उसका कोई फॉल्ट नहीं था, अनिल जग्गी ने अपने दिमाग के अंदर एक लेसन लिया। वो लेसन क्या था? सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान का एक लेसन था। क्योंकि जब उस दौरान मुझे पता लगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़कर के जब मैं 20-25 साल 30 साल के बाद वो कुर्सी मुझे मिलने वाली है, शायद मिले या ना मिले, लेकिन उस कुर्सी का जब भी मैं एक विजन लेकर के चलूंगा और उस कुर्सी के मिलने के बाद, उस जीएम की चेयर मिलने के बाद भी अगर मुझे अपनी गलती को बिना गलती किए हुए मानना पड़ेगा तो शायद ये मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, उस एक बात ने मेरे अंदर एक चीज को पैदा कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर? एक मालिक क्या होता है और एक नौकर क्या होता है? क्योंकि हम जितने बड़े मर्जी बन जाएं, जितनी अच्छी से अच्छी अचीवमेंट पालें, लेकिन हम रहते तो एम्प्लॉय हैं। उस एम्प्लॉय के दौरान जब मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं अगर आ भी जाऊंगा तो मैं हर वक्त मुझे यस सर करना पड़ेगा, मैं कभी अपनी जिंदगी के अंदर अपने मन की बात नहीं रख पाऊंगा। बस उसी चीज ने मुझे हिलाया और मैंने निर्णय ले लिया कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैं आ गया अपने फैमिली बिजनेस के अंदर। जब मैं फैमिली बिजनेस में आता हूं तो क्या था कि वहां पर एक व्हाइट कॉलर जॉब थी, बहुत अच्छी रेप्यूटेड एरिया था, बहुत अच्छे लोगों से मिलना होता था और बातचीत हुआ करती थी। लेकिन अपनी जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में हाथ काले, जुबान काली, कपड़े काले, सब कुछ काला, लेकिन मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ी। एडजस्टमेंट करता रहा, बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए। करीबन 8 साल 9 साल मैंने काम किया फैक्ट्री के अंदर। शादी हो गई, क्योंकि जब शादी होती है तो एक ट्विस्ट आता है लाइफ के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, एक ट्विस्ट जरूर आता है। तो शादी हुई, 2 महीने के बाद कुछ फैमिली के अंदर कुछ ऐसे फैक्शंस हो गए, ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि मुझे खुद अपनी मर्जी से अपनी उस फैक्ट्री को छोड़ना पड़ा जिस फैक्ट्री में मैंने दिन रात एक किया था। उस फैक्ट्री को बाय बाय बोलना पड़ा जिसमें मैंने खून पसीना बहाया था, मैंने एफर्ट्स किए थे, मैंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए थे और बहुत सारे एफर्ट्स लगा करके उस फैक्ट्री को एक मुकाम पर पहुंचाने की अपनी एफर्ट्स लगाए थे। लेकिन मैं उस फैक्ट्री से बाहर आ जाता हूं अपनी मर्जी से। बाहर आने के बाद सोच के देखिए, आप एक बार सोचिए कि आपकी नई नई शादी हुई हो और आपके घर में आपका एक न्यू पार्टनर, लाइफ पार्टनर आया हो और केवल 2 महीने बीते हो, जब उसकी खुशियां, अलग अलग जगह जाना है, अलग रेस्टोरेंट में जाना है, खाना है, पीना है, बैठना है, एंटरटेन करना है, एंजॉय करना है, उस दिन उसकी जिंदगी एक जीरो पर आकर के खड़ी हो जाए। दोस्तों, उस वक्त सोचिए अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। बहुत अंदर से जला, बहुत अंदर से मैंने अपने आप को मारा, लेकिन दोस्तों मैंने अपने इमोशंस को, अपनी वीकनेस को कभी अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया। फिर भी मैं मुस्कुराता रहा। ऑल इज वेल, परमात्मा जो करेगा वो ठीक करेगा। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, मेरे पास काम नहीं था। 6 महीने बीत गए, मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर घर में आकर के मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, बहुत प्रॉब्लम किए। फिर मैंने एक ये सिस्टम किया कि मुझे कुछ, थोड़ा सा कुछ तो पैसा दो ताकि मैं अपना कारोबार चला सकूं। तो मुझे एक छोटी सी पूंजी से अपने एक ऑटो पार्ट्स के बिजनेस को दोबारा से जीरो से दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा। इंसान को कई बार अपने जीवन में चलते हुए
उबड़ खाबड़ जिगजैग वे आते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो इन रास्तों को बखूबी सहता चला जाए। मैं अक्सर दो बातें बोलता हूं, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट क्या है? जो हम इच्छा करते हैं, जो हम कामना करते हैं, जो हम आशा करते हैं। एक्सेप्ट क्या है? जो हम स्वीकार करते हैं। जिंदगी में मेरी एक लाइन याद रखिएगा कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी दिक्कतें आ जाए, स्वीकार कीजिएगा। इच्छाएं बहुत हैं इस दिल के अंदर, अरमान बहुत है ऊंचा उड़ने के, अरमान बहुत है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने के, लेकिन उस अरमानों को अंदर छुपा के रखिएगा। उस आग को बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी आग को कभी बुझने नहीं दिया। जीरो से स्टार्ट की अपनी फैक्ट्री को 6 महीने के बाद, और उसकी मैं बहुत स्ट्रगल की। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स मैंने काम किया। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। और जिंदगी में एक ही बात जानता हूं कि कभी भी आपको इजी लाइफ कभी नहीं मिल सकती। आज की लाइफ के बारे में बात कीजिए। पास्ट जो चला गया छोड़ दीजिए, प्रेजेंट जो आने वाला है छोड़ दीजिए। प्रेजेंट में अपने आप को कितना बेटर कर सकते हैं ये देखिए। तो मैंने अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट, रीशेड्यूल, रीएक्टिवेट किया, और करते करते अगले 5, 6, 8 सालों में मैं अपनी फैक्ट्री को बहुत अच्छे एक लेवल पर ले गया। अब लेवल पर ले गया, घर में अच्छी आमदन हो गई, क्योंकि आमदनी जब बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। लेकिन मेरे घर के खर्चे कुछ ज्यादा थे, क्योंकि लाइफस्टाइल अलग था। पंजाबी हूं तो उस लाइफस्टाइल के चलते खर्चे जो ज्यादा थे, लेकिन आमदनी अभी कम थी। तो उस आमदनी के जरिए मैंने एक छोटी सी बचत करके अपना एक सिस्टम कंसर्न में मैंने एक बिजनेस को शुरू किया। हम लोग 3 पार्टनर बने, और 3 पार्टनर में मैंने होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एबीसी कंपनी, आज भी मुझे याद है, एक का नाम अनिल, दूसरे का नाम बंटी, तीसरे का नाम चिंटू। तो एबीसी कंपनी, होलसेल कंपनी के नाम से मैंने उस कंपनी को खोला। 3 पार्टनर चले, तीनों ने बहुत लगन से मेहनत की, क्योंकि होलसेल का काम था। और होलसेल के काम में हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया था कि हम कितना कमा रहे हैं, कि हमने कहा यार 2 साल के बाद देखेंगे कि हमने पैसा कमाया कितना और गवाया कितना। जब 2 साल के बाद दोस्तों, जब हम उसका हिसाब करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो देखते हैं कि हम उसमें लॉसेस में आ रहे हैं। जैसे ही 2 साल के बाद पता चला कि 3 लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आने जाने का खर्चा, माल का खर्चा, रास्ते का खर्चा, और ये सारे खर्चे मिलाने के बाद, वेस्टेज का खर्चा मिलाने के बाद जब देखा कि हम लॉसेस में आ रहे हैं, शट डाउन कर दिया। उस सिस्टम कंसर्न फैक्ट्री को उसी दिन से तालाबंद कर दिया। और अक्सर मैं बोलता हूं कि जितने भी काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, 5 साल की अवधि के अंदर अंदर 60 to 70%, 80% काम धंधे, बिजनेस, व्यापार बंद हो जाते हैं। लेकिन जो बिजनेस 5 साल निकाल जाता है, वो जिंदगी में कभी बंद नहीं होता। इट मींस कि वो अपने प्रोग्रेसिव मोड पर आ चुका है। उससे पहले बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है, वो स्ट्रगल मेरे साथ थी। फिर मैं पीछे नहीं हटा। जब 1-2 साल निकले, तो फिर मेरे को पता लगा कि आने वाला जो समय है वो डेक का था। मेरा एक दोस्त जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में था, उसने मुझे सलाह दी कि यार तू एक डेक की फैक्ट्री बना ले, यानी टेप रिकॉर्डर, क्योंकि टेप रिकॉर्डर का चलन था 1998 के अंदर। तो मैंने एक फैक्ट्री डेवलप की, छोटे से एक रूम के साथ, 10 बाय 10 का रूम था। उसमें मैंने नीचे एक फैक्ट्री थी जहां पर मैं रबड़ का काम करता था, बहुत मतलब एक अच्छे लेवल पर फैक्ट्री थी। और फिर बीच में मेरी रिहाइश थी, और छत के ऊपर मैंने एक कमरा डाल लिया, और उस रूम के अंदर 10 बाय 10 रूम के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक का काम शुरू कर दिया कि नीचे इसको करूंगा, शाम को उसको करूंगा। क्योंकि अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो मैं अपने रबड़ के काम को बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं उस काम को खुशी से नहीं कर रहा था, सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मेरे पास कोई जरिया नहीं था। जब 3 साल चलाई उस फैक्ट्री को, और 3 साल में देखा कि इसमें भी लॉसेस आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो स्किल मेरे हाथ में नहीं था। मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट था। इलेक्ट्रॉनिक का काम मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने 5 लड़के रखे हुए थे, वो 5 लड़के कनेक्टिविटी में काम करते थे, जिसमें एक आदमी छुट्टी करता था तो मेरी फैक्ट्री उस दिन ताला लग जाता था, क्लोज हो जाती थी। 3 साल काम किया, जब उसमें भी देखा लॉसेज आ रहे हैं, उसको भी 3 साल रुका। तो एक समय आया जब आपने देखा होगा कि वो समय था शेयर मार्केट का। उस शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा था कि भाई देखा कि आगे आने वाला इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक तमन्ना होती है कि मैं गेट रिच क्विक, एक लाइन आती है गेट रिच क्विक, कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अमीर बनूं। मैंने अपने थोड़े से पैसे को, अमाउंट को शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। अगेन वहां पर भी मेरी अपनी कोई नॉलेज नहीं थी, मैं वहां पर भी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट था।
यहां पर मेरी जर्नी के साथ आप ये देख रहे हैं कि जहां जहां मेरा खुद का हुनर था, मेरी ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री में मैं स्किल्ड था, वहां पर तो मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन जहां पर मैं अनस्किल्ड था, दूसरों के ऊपर था, डिपेंडेंट दूसरों के ऊपर था, वहां मैं हमेशा लॉसेस में रहा। अगेन 2 साल मेरा काम चला और 2 साल के बाद बहुत बड़ा क्राइसिस आए उस शेयर मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा 2006-7 के अंदर बहुत सारे क्राइसिस आ गए थे और क्राइसिस के दौरान शेयर मार्केट काफी डाउनफॉल हुआ था। उस डाउनफॉल में मेरा जितना पैसा लगा हुआ था शेयर मार्केट में सब जीरो हो गया। अगेन नहीं रुका, कमोडिटी मार्केट में पैसा लगा दिया। मैंने कहा था ना, हारूंगा नहीं, तब तक नहीं हारूंगा जब तक एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी जहां दिल और दिमाग मेरा साथ नहीं चलेगा। मैं हारा नहीं, चला आगे। फिर मैं आगे चला, कमोडिटी मार्केट में भी हारा, उसमें भी लॉसेस खाए। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रहा था जहां मेरे को मनी लॉस हो, क्योंकि वहां पर मनी और मेंटल लॉस दोनों हुआ था। लेकिन कभी भी मैंने अपने पैशन को, मैंने बोला, कभी कम नहीं होने दिया और अपनी कमी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, ताकि अगर लोग मेरे चेहरे को देखें तो कभी वो ये नहीं पहचान सकते कि अनिल जग्गी 4 दिन से भूखा है या वो एंजॉय कर रहा है। कोई मेरे चेहरे को नहीं पहचान सकता। और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, स्माइल फॉरएवर। जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करके, याद करके, उस मालिक को याद करना, क्योंकि अगर नियति ठीक है नतीजे भी ठीक निकलेंगे। अगर नियति खराब है तो नतीजे कभी ठीक नहीं निकलते। अगर मैं काम बदल रहा हूं और मेरी नियत खराब है तो मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। वहां पर अनसक्सेसफुल का मेन कारण क्या था? वो स्किल मेरे हाथ में नहीं था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करूंगा कि जहां पर मैं कुछ बड़ा कर सकूं। 2-3 साल रुकने के बाद ब्रेक लिया। 2006 के अंदर फादर के साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ, प्रॉब्लम आई तो जब रिफ्यूज कर दिया गया, बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली में प्राइवेट इलाज चला था, रिफ्यूजल जब मिल गया तो रिफ्यूजल के बाद घर ले आता हूं। 4 दिन के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है, तो एक केमिस्ट वाले से बात कर रहा हूं, तो उसने मुझे एक रास्ता दिखाया न्यूट्रिशन का। उसके पास एक लेडी आई थी और लेडी मेरी बातों को सुन रही थी। उस लेडी ने मुझे रास्ता दिखाया न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का। जब न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का रास्ता दिखाया, मैं एक अनजान, एक वो व्यक्ति जो नहीं जानता न्यूट्रिशन क्या होता है। हाँ, अगर रबड़ की बात होती तो मैं जानता था कि केमिकल क्या होता है। अगर मैं रबड़ पार्ट को अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, मैं जानता था। लेकिन बॉडी को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, ये उसके लिए मैं जीरो था। जब उस लेडी ने मुझे न्यूट्रिशन के ऊपर बात की तो मैंने अनसुनी सी कर दी। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। 4 दिन के बाद जब फादर की हालत बिगड़ गई, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। फिर हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, रिफ्यूजल लेकर के आते हैं, तो मुझे इस लेडीज का कथन याद आता है कि एक बार आप ट्राई तो जरूर करके देखिएगा। उस व्यक्ति के पास गया, 2 घंटे बात हुई। उस व्यक्ति की बातें मुझे ऐसे लग रही थी कि ये आदमी मुझे लेक्चर दे रहा है। शायद आज भी आप में से बड़े लोगों को मेरा एक लेक्चर लग रहा होगा। मुझे भी लेक्चर लगा था। मैं कि यार पता नहीं क्या ये बताता चला जा रहा है, पता नहीं क्या समझाता चला जा रहा है। लेकिन बिजनेसमैन हूं ना, लॉस एंड प्रॉफिट की भाषा जानता था। उसने बोला कि इस प्रोडक्ट का कभी भी कोई लॉस नहीं हो सकता, केवल प्रॉफिट हो सकता है। उस लॉस एंड प्रॉफिट के लिए मैं जब आगे चला और मुझे पता लगा कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्रॉस रिएक्शन नहीं है, उस क्रॉस रिएक्शन के चलते मुझे यकीन हो गया कि एक न्यूट्रिशन है और एक यूएस की कंपनी के बने हुए न्यूट्रिशन है। अगर पैसा है तो प्रॉपर्टी भी होगी, पैसा है तो पावर भी होगी, पैसा है तो प्योरिटी भी होगी, पैसा है तो रिजल्ट भी होगा। माइंड को एक पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट कर दिया। परमात्मा से ये अपनी इर्तिजा की, अरदास की कि मालिक जहां तक मैं पहुंच सकता था मैं पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। क्योंकि मेरा और मेरे फादर का, हम लोग 3 भाई हैं और मेरा अटैचमेंट कुछ फादर से ज्यादा था। और उस अटैचमेंट के चलते अपनी सच्ची नियत और इरादों से मैं हर व्यक्ति के पास जाता था कि शायद कुछ मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव मिल सके। और अल्टरनेटिव मिला, फादर को एक नई जिंदगी मिल गई। जहां फादर को 15-20 दिन का मेहमान बोला गया था, मेरे फादर 2 साल जिंदा रहे। उस प्रोडक्ट की ताकत ने मुझे इंटरनली इंस्पायर कर दिया, अनिल जग्गी यू कैन डू। क्यों? क्योंकि आदमी बहुत बार एफर्ट करता है, बहुत बार इरादे बनाता है, बहुत बार कुछ करने की तमन्ना करता है, लेकिन वो अपने उस इरादों में कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन ये नहीं कि हर रास्ता आपका गलत है, हर चुनाव आपका गलत है। हाँ, आज बहुत सारी चीजें हैं
लेकिन उस चुनाव के लिए आप कितना योगदान दे रहे हो, आप कितनी एफर्ट्स कर रहे हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी एफर्ट्स को लेकर के मुझे याद आ रहा है, मैं अभी पीछे एक इंटरव्यू सुन रहा था और इंटरव्यू में मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसको हीरो बनने का शौक था, वो छोटे से गांव का रहने वाला, वो हीरो बनने के शौक से इतना अंदर से प्रभावित हो गया कि मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। और उस बहुत कुछ करने की तमन्ना में, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति हीरो बनना चाहता है तो सबसे पहले क्या है, उसका कलर देखा जाता, वो जो कंप्लेक्शन उसका जो था वो बिल्कुल साफ नहीं था, फेस अट्रैक्टिव नहीं था, बिल्डअप अच्छा नहीं था, पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी, आउटलुक ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति बोलता था कि मैं एक दिन हीरो बनूंगा। वो व्यक्ति चला जाता है अपने छोटे से गांव को छोड़ करके कि मैं हीरो बनूंगा, और हीरो बनने के लिए कहां जाता है, बॉलीवुड का सहारा लेता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जब भी किसी को हीरो बनना होता है तो सीधा बॉलीवुड पहुंचता है। बॉलीवुड गया, उसने जाकर के जब लोगों से बात की तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे तेरे जैसी शक्ल, तेरी जैसी पर्सनैलिटी, देख ना तो तेरी शक्ल अच्छी है, ना तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, ना तू बोल अच्छा सकता है, और ना ही तेरी फिजिक या तेरा कलर कंप्लेक्शन इतना बेहतरीन है कि तू हीरो बन सके। और भाई तू हीरो बनने के सपने छोड़ दे, लेकिन क्या था, उसका ड्रीम स्ट्रांग था, इतना मजबूत ड्रीम लेकर के वो चल रहा था कि नहीं मैं हीरो बनूंगा। चलता गया, आगे बढ़ा कि मैं करूंगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। दोस्तों जब हम किसी नए काम को शुरुआत करते हैं ना, तो हम अपनी अंदर की भावनाओं से बोलते हैं, क्या क्या बोल के चलते हैं कि देखो 6 महीने में करके देखूंगा, अगर मैं सफल हो गया तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर 1 साल में सफल हो गया तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। 2 साल तक अगर मैं सफल हो गया तो इस काम को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन जब दूरदृष्टि, पक्का इरादा और नियत और अपनी मेहनत पर भरोसा हो तो परमात्मा एक दिन जरूर सुनता है। उस परमात्मा ने सुना। वो व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल लगा रहा। 12 साल, 12 ईयर्स, 12 साल तक उसको कोई भी रोल नहीं मिला। वो व्यक्ति छोटे छोटे जो पीछे के रोल होते हैं, जहां पर कोई सीन नहीं आता, जहां कोई पिक्चराइज नहीं होता, जहां पर कैमरा नहीं जाता, उस कैमरे के पीछे का रोल कर रहा था। लेकिन उस कैमरे के पीछे के रोल करते करते उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। एक दिन उसका रोल मिलता है छोटा सा, वो 20 सेकंड का रोल था। 12 साल की जर्नी, मैंने बोला था कि हम 12 महीने इंतजार नहीं करते, उसने 12 साल की जर्नी का इंतजार किया और अपनी स्ट्रगल को, अपने पैशन को, अपने जुनून को कभी भी कम नहीं होने दिया, डाउन नहीं होने दिया। 12 साल के बाद उसको 20 सेकंड का एक रोल मिलता है, जहां पर उसमें उसने हीरो से मार खानी होती है। वो जब वो रोल लेता है, अपने आप को जब पर्दे पर देखता है कि मैं आज 70 mm पर्दे पर आ चुका हूं, तो जब गांव जाता है तो बड़ा चौड़ा सीना करके जाता है। सीना तो बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन फिर भी चौड़ा करके जाता है कि नहीं, आज मैं गांव वालों को दिखाऊंगा कि देखो मैं उस पिक्चर में आया था, आप मुझे उस पिक्चर में देखिए। जब पिक्चर में लोग देखते हैं तो लोग उसको बोलते हैं कि बेटा अगर मार ही खानी थी तो यहां गांव में मार खा लेते तो ज्यादा अच्छा था ना। वहां मार खाने के बाद तो दुनिया को तूने दिखा दिया कि तू पिट के आ गया है, तो अगर पिटना ही था तो अपने गांव में पिट जाता। उस बात ने भी, मैंने क्या बोला था कि दुनिया आपको हमेशा नीचे गिराएगी, बाहर की दुनिया नीचे गिराती है। एक पिक्चर आई थी जो आपने सुना होगा गाना, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। एग अगर अंदर से फटता है तो जिंदगी दे देता है, और एग अगर बाहर से फटता है तो जिंदगी ले लेता है। अंदर से फटा तो लाइफ मिल जाती है, बाहर से फटता है तो लंच के लिए तैयार कर दिया जाता है। वो व्यक्ति बाहर से बड़ी बार फूटा, लेकिन अंदर से कभी नहीं टूटा। उसने अपने अंदर, अपने जमीर में आवाज दी कि नहीं मैं एक दिन हीरो बनूंगा। एक बार उसको 55 सेकंड का रोल मिलता है, वो और सीना चौड़ा कर लेता है कि यार 20 से मेरा 55 सेकंड का रोल आ गया, अब मेरे इरादे को मजबूत एक चेहरा चाहिए था, जो चेहरा एक नक्सलवादी से मिलता हो, एक ऐसा चेहरा जो थोड़ा गुंडे की प्रवृत्ति का हो, एक ऐसा चेहरा जिसके अंदर कुछ टैलेंट भी हो, एक ऐसा चेहरा जिसके अंदर एक्शन भी हो, एक ऐसा चेहरा जिसकी आवाज में दम भी हो। जब उस चेहरे ने खोजते खोजते उस चेहरे तक पहुंचा तो उसने क्या देखा, उस चेहरे की पावर को, और उसने उसको एक पिक्चर के अंदर हीरो के रोल में साइन कर लिया। और हीरो के रोल में जो उस व्यक्ति को साइन कर लिया, तो वो व्यक्ति और कोई नहीं था,
हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा हीरो जिसने इंडिया के सबसे बड़े 3 खान्स के साथ भी अपनी फिल्म को किया, और उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि आज वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। क्या था? जज्बा था, जीत का इरादा था, मजबूती थी, कुछ कर दिखाने की तमन्ना थी, जिसके चलते उसने कभी हार नहीं मानी। तो ठीक वही इरादा मैंने लिया, वही इरादा मैंने भी अपने अंदर भरा हुआ था और आज तक भरा है। और मैंने पहले भी कई बार बोला है, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी टिल डेथ, टिल द लास्ट ब्रेथ। कि मेरी जिंदगी की कंपनी है, जब तक जिंदा हूं अपनी जिंदगी फॉरएवर के नाम है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपने देखा हो। मैंने बोला था आपको कि फॉरएवर की जर्नी में मुझे चलते हुए 14 साल हो चुके हैं। आज लोग 1 साल में 14 कंपनियां बदल लेते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, 4 साल करते हैं तो कंपनी बदल लेते हैं। आज लोग अपने मोबाइल को फोन चेंज करते हैं, लोग अपने विजिटिंग कार्ड को चेंज करते हैं कि मेरा विजिटिंग कार्ड पहले था अब नहीं है, मोबाइल ये पहले हुआ करता था अब नहीं है, ये कंपनी पहले थी अब नहीं है, ये मकान का नंबर पहले था अब नहीं है। तो बहुत बार ऐसा करना पड़ता है। तो जिंदगी में याद रखिएगा कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हो, एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो जिसने भी आपको यहां पर इन्वाइट किया है। मैं आज को दावे के साथ कहता हूं कि आप एक राइट टाइम, राइट इंडस्ट्री, राइट पर्सन एंड राइट सिस्टम के साथ आए हो। पैसा वो नहीं है कि जो हम कमा रहे हैं। अगर पैसे के साथ सेल्फ एस्टीम नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो पैसा शायद किसी काम का नहीं है। अगर पैसे के साथ इज्जत नहीं है तो पैसे का मजा नहीं है। अगर पैसे के साथ एंजॉय नहीं है तो पैसे का मजा नहीं है। अगर पैसे के साथ स्वास्थ्य नहीं है तब भी पैसे का मजा नहीं है। वो क्या है जो आप लेना चाहते हो और जो वो क्या है जो फॉरएवर हमें दे नहीं सकता। एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, अवर फ्यूचर इज इन अवर इम्यूनिटी। अवर फ्यूचर, आज का जो दौर है वो क्या है? अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो सब कुछ जी लूंगा, जिंदगी को ऐश के साथ जी लूंगा। एक जमाने में पढ़ा था हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आज इम्यून इज योर रियल इनकम। हेल्थ तो दिखाई दे रही है लेकिन इम्यून दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज सुनाई तो दे सकती है, दिखाई नहीं दे सकती। फ्रेग्रेंस महसूस तो कर सकते हो लेकिन दिखाई नहीं देती। ठीक उसी तरह इम्यूनिटी आप महसूस कर सकते हो लेकिन दिखाई नहीं देती। आज जो प्रॉब्लम आने वाली है वो अनसीन वायरस की, अनसीन इम्यून से आने वाली है। अगर आज इस अनसीन इम्यून सिस्टम को माइक्रो न्यूट्रिएंट से हेल्दी कर लिया तो हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जीत होने वाली है। तो मैंने बोला कि 2006 में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जब मैंने एक सेमिनार को अटेंड किया और सेमिनार को अटेंड करने के बाद देखा कि यार जिंदगी ये वही है अनिल जग्गी जिसको तू ढूंढ रहा था। क्योंकि आदमी को ना एक ट्विस्ट करने के, क्लिक करने के लिए सिर्फ एक लाइन की जरूरत होती है। 1 लाइन कैन चेंज योर माइंड। और एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी मिकलॉक बर्किक्स जब इंडिया आए थे 2017 के अंदर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, 1 मैन कैन चेंज द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन। एक आदमी एक नेशन की हिस्ट्री बदल सकता है अगर वो अपने अंदर एक वो आग, वो ज्वाला पैदा कर ले। तो प्रॉब्लम कहां पर आती है? हम लोग जिग-जैग वे में चले जाते हैं। ठीक है, चुनाव करें, देर से करें, समझ के करें, 10 लोगों से पूछ करके करें, लेकिन चुनाव जब भी करें तो पीछे नहीं हटे। तो मैंने जब एक सेमिनार को अटेंड किया 19 अगस्त 2006 को, तो उस सेमिनार को देखने के बाद इरादा मजबूत बना लिया था कि जिंदगी की सबसे बेहतरीन कंपनी यही है और करना भी मुझे यही है। तो उसके चलते असिस्टेंट सुपरवाइजर बना मात्र 17 दिनों के अंदर, और 3 महीने में मैं अपना एक लेवल क्वालिफाई किया जिसका नाम है सुपरवाइजर लेवल। दोस्तों, सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर आपको एक पड़ाव मिल जाता है, आपको एक वॉल्यूम बिजनेस आपका शुरू हो जाता है। और उस वॉल्यूम बिजनेस क्योंकि पहला जो चेक आया था 1036 रुपए का आया था। और मैं अक्सर बोलता हूं कि जब बहुत सारे लोग आपको पैसे से आंकेंगे, बहुत सारे लोग आपको लेवल से आंकेंगे, लेकिन आपको अपने आप को संभालना है। दुनिया क्या बोलती है वो आपको कभी नहीं सुनना। आप क्या अपने आप को बोलते हो आपको वो सुनना है, क्योंकि आपको आपके अंदर की आवाज ही आपको ऊपर उठा सकती है। आपके सिवा आपको कोई गिरा नहीं सकता।
और आपके सिवा आपको कोई उठा नहीं सकता। नो वन कैन लेट यू डाउन विदाउट यू, नो वन कैन लेट यू गेट अप विदाउट यू। कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं गिरा सकता, हम खुद हैं जो दूसरों की बातों पे आते हैं। अब मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? देयर आर सम वर्ड्स, दे इंस्पायर अस, वो हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो सच्चाई है। बहुत सारे पोर्टल आपने देखा होगा कि लोग झूठ की कहानी को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन फॉरएवर दोस्तों एक ऐसा व्यापार है जहां केवल सच की कमाई है। केवल सच, केवल सच। कल भी सच था, आज भी सच है और आने वाला कल भी सच रहेगा। मैंने उसी सच को पहले जाना, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। बोलते हैं ना कि आदमी दो तरीके से सीख सकता है, एक आप बीती और एक जग बीती। मैंने आप बीती से सीखा। प्रोडक्ट का इस्तेमाल जब फादर को ने किया तो फादर को जब नई जिंदगी मिल गई तो मेरे पर अब कोई डाउट नहीं रहा था प्रोडक्ट के ऊपर। जब सेमिनार को देखा तो कंपनी को देखने का मौका मिला, कंपनी की फैकल्टी को देखने का मिला, कंपनी के मैनेजमेंट को देखने का मौका मिला, कंपनी के सिस्टम को देखने का मौका मिला, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को देखने का मिला, कंपनी के इतने अच्छे पोटेंशियल प्लेटफॉर्म को देखने का मिला और कंपनी की स्टेबिलिटी को देखने का मौका मिला। और मुझे पता लगा कि यार अगर कंपनी की बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग है और आज अगर कंपनी के साथ मैं जुड़ता हूं तो उसके साथ मेरी भी एबिलिटी, मेरी भी पहचान उस कंपनी के साथ होने वाली है। अपने आप को ना सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। दिल ने एक आवाज दे दी कि अनिल जग्गी, जिस प्लेटफॉर्म की तेरे को खोज थी वो तेरे को मिल चुका है। क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा दोस्तों, हम जो काम करते हैं उसको करना नहीं चाहते और जो करते हैं वो हमें समझ नहीं आता। हम जो काम कर रहे हैं केवल पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। क्यों? अगर आप किसी भी 10 साल 15 साल 20 साल पुराने व्यक्ति से बात कीजिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं, आप ये नौकरी क्यों कर रहे हैं, आप ये शॉप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी ताकत है जो आपको केवल पैसा नहीं देती बल्कि आपको एक अच्छा पर्सन बनाती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपके अंदर एक अच्छी इंसानियत पैदा करती है, आपके अंदर एक अच्छी सोच पैदा करती है, आपके अंदर वो सोच पैदा करती है कि आप अपने साथ साथ जिंदगी में किसी दूसरे का भला करें। पक्षी, पशु, जीव जंतु केवल अपने और अपनी औलाद के लिए सोचते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। परमात्मा ने सर्वोपरि बनाया है हमें, टॉप ऑफ द क्रिएशन। इस टॉप ऑफ द क्रिएशन में अगर आज हम किसी दूसरे के लिए नहीं सोच पाए तो शायद हमारे ऊपर बहुत बड़ी लानत होगी। मैंने फॉरएवर में आकर के देखा कि मैं अपनी पास की इंडस्ट्री में केवल अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूं, अपने आप को बढ़ा सकता हूं, अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूं। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे एक मौका मिलता है कि मैं दूसरे के काम आ सकता हूं। मैंने उसी चीज को अडॉप्ट किया, लग गया अपनी पूरी लगन के साथ, पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि कहां से आया हूं। मैंने देखा कि मुझे जाना कहां पर है, मेरी मंजिल कहां पर है, मुझे पहुंचना कहां पर है। उसी के चलते इस इंडस्ट्री में जब सुपरवाइजर लेवल को अडॉप्ट किया और मुझे पता लगा कि ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल का, टीम बनाई, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। क्योंकि हर आदमी के पास एक अपना खुद का एक पैशन होता है, हर आदमी के पास एक खुद का वाय होता है। वो वाय क्यों करूं, किस लिए करूं, कब तक करूं, किसके साथ करूं, वो वाय मेरा स्ट्रांग था, वो वाय मेरा क्लियर था। आज भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो देखने वाले हैं, सच्चाई है कि जब तक आपका वाय, आपका विजन क्लियर नहीं है, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैं एक विजनरी पर्सन था, जिंदगी में तमन्ना थी घूमने की, जिंदगी में तमन्ना थी अलग अलग जगह ट्रेवल करने की। जब फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को अच्छे से स्टडी किया, देखा, समझा, तो मुझे पता लगा कि यार अनिल जग्गी, इसमें सब कुछ है जो तू पा सकता है। सुपर 36 रुपए का, उस 10,649 रुपए के चेक ने मेरे अंदर जान डाल दी कि अनिल जग्गी, ये 1036 के चेक के साथ 1 जीरो आगे और लग चुकी है। अब ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू आगे कितनी जीरो, कितने टाइम तक, कितने लेवल तक, कितनी स्ट्रगल के साथ लगा सकता है। तय कर लिया। उस विजनरी पर्सन अनिल जग्गी ने एक विजन ले लिया कि मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर अपने मैनेजर लेवल को टच करूंगा। और दोस्तों 11 महीने के बाद, फॉरएवर के ज्वाइन करने के
11 महीने के बाद फरवरी में मैं मैनेजर लेवल को मैंने अचीव किया और मेरा पहला चेक आया 69,500 का। उस पहले चेक को लेकर के इतना एक्साइटेड हो गया, मैं इतना एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैंने कभी इतनी बड़ी रकम अपने नाम के लिखे हुए चेक के साथ और अपनी पर्सनल रकम जो मैंने किसी को देनी नहीं थी वो मैंने पहली बार देखी। और देखते के साथ मैंने एक अंदर से निर्णय ले लिया कि अब मैं बहुत कुछ आगे करूंगा और मैंने अपनी एक अच्छी टीम का निर्माण किया, क्योंकि आपकी असली एसेट्स आपकी टीम है। उस असली एसेट्स आपकी टीम आपके साथ तब होती है जब आप दिल से उसके साथ होते हो। देखो, दो चीजें हैं, एक दिल और एक दिमाग। टीम को केवल हम दिल से जीत सकते हैं, दिमाग से नहीं, याद रखिएगा हमेशा। क्योंकि अगर मैंने अपनी टीम को दिमाग से जीत लिया तो कभी वो दिल से काम नहीं करेगी। इसी दिल और दिमाग से मुझे याद आता है एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम हुआ है। और उस व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छी बातें क्या थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आपने देखा होगा अराउंड 1935 टू 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और उसमें बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन बहुत सारी कंट्रीज में आपस में वार हुई। और उस वर्ल्ड वार में देखा गया कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था ब्रिटेन। और ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी वॉर थी वो जर्मनी के साथ थी। और जर्मनी और ब्रिटेन की वॉर, ब्रिटेन काफी ज्यादा हार रहा था, बहुत ज्यादा डाउनफॉल में आ रहा था। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि हमें अपने प्रेसिडेंट को बदलना है। तो प्रेसिडेंट को बदलने के लिए उन्होंने एक नए नेम को नॉमिनेट किया। उस नए नेम को नॉमिनेट करने के बावजूद क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का सुझाव दिया जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। और उस विंस्टन चर्चिल को ना चाहते हुए भी, उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी विंस्टन चर्चिल को प्रेसिडेंट के लिए खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो युद्ध है ये हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़ा है। और उस वक्त हिटलर का सामना करना पड़ रहा था उसको पता था कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, हमारी फौज ध्वस्त हो जाएगी, हम डाउन आ जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट की सीट को नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हिस्ट्री में नाम मेरा आ जाएगा। उन्होंने उस व्यक्ति को प्रपोज कर दिया और प्रपोज करके उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। किस बातों से? क्योंकि उसके अंदर कुछ खूबियां थी। खूबियां सबसे बड़ा क्या थी? वो व्यक्ति हमेशा स्माइल करता था और ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति था, एक आशावादी था, निराशावादी कभी जिंदगी में नहीं रहा। उस व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो हमेशा एनकरेज करता था, इंस्पायर करता था। क्या हुआ कि जब एक युद्ध का टाइम आया, उनको पता था कि वॉर हो रही है और हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। 20,000 सैनिकों का दस्ता था। अब सबको मालूम था कि ये जब अटैक होने वाला है तो 20,000 लोग मारे जाएंगे, सैनिक मारे जाएंगे। उसने कभी ये नहीं सोचा। उसके बाकी के जो उसके साथ के फैकल्टी थी, मैनेजमेंट थी, उनको बता रही थी कि हम ये अटैक नहीं करें क्योंकि इससे हमारा नुकसान होने वाला है, हमारे सैनिक मारे जाएंगे। उसने कभी इस बात को नहीं समझा। वो क्योंकि एनकरेज करता था, इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था और मोटिवेट करके अपने शब्दों के साथ उनकी हमेशा प्रेज किया करता था। हमेशा उनको बोला करता था कि आप ये कर सकते हैं और हम ये जो जीत रहे हैं, आप चिंता ना करो, आप परेशान ना हो। उसको उसके सीनियर ने बोला कि 20,000 सैनिक मारे जाएंगे। उसने सबसे बड़ी बात बोली कि जो इस वक्त ब्रिटिश की जनसंख्या है वो लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा है। मुझे 2 करोड़ लोगों की पहले चिंता है, 20,000 लोगों की नहीं। क्योंकि अगर ये 20,000 की जगह 2 करोड़ अगर लोगों का बलिदान देना पड़ गया तो शायद इससे बड़ा कोई शेमफुल टाइम नहीं होगा। तो उसने उन लोगों के बीच गया, सैनिकों के बीच जाकर के उसने इतना ज्यादा मोटिवेट किया, इतना ज्यादा इंस्पायर किया, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट, एनकरेज इतना ज्यादा कर दिया कि आप चिंता नहीं करो, हम जीत रहे हैं और हम जीतेंगे और बहुत हिस्सा हम जर्मनी का जीत चुके हैं, आप अपना अटैक कीजिए। उसने अपना अटैक करवाया, लेकिन उस दौरान क्योंकि जर्मनी काफी हावी था, लेकिन उन्होंने जो अपना अटैक किया और उन्होंने अपनी फौजों को भेज करके पीछे से काफी सारा उनका जो असला था, अस्त्र शस्त्र था जर्मनी का, काफी ज्यादा एक्वायर कर लिया और जिससे उनकी एक बहुत बड़ी इमेज बन गई। और आज भी आप हिस्ट्री के अंदर देखेंगे ब्रिटिश की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मिस्टर विंस्टन चर्चिल की अलग एक अहम भूमिका है। वो टॉप लीडर्स में माना गया। किस लिए? सिर्फ एक मोटिवेशन, एक ऑप्टिमिस्टिक के लिए। हम क्या करते हैं?
अपनी टीम को कभी भी आशावादी नहीं बनाते, हम अपनी टीम को इंस्पायर नहीं करते, हम अपनी टीम को अप्रिशिएट नहीं करते। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, सभी लोग घरों में हैं, काफी सारे लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा है। आपने देखा होगा मेड्स नहीं आ रही है, आपने देखा होगा स्वीपर नहीं आ रहे, आपने देखा होगा वॉचमैन नहीं आ रहे, आपने देखा होगा हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो छोटा काम करने वाले नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, हमारे घरों में हमारी लेडीज हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी बेटी हैं, उनको ये सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। अगर वो अप्रिशिएट के दो शब्द हम उनके लिए बोल दें तो क्या फर्क पड़ता है। एप्रिसिएशन से कभी किसी का काम कम नहीं होता, एक सिर्फ इरादा मजबूत होता है, जो उसकी थकान है वो कम हो जाती है, और जब वो व्यक्ति खुशी से काम करता है तो उसको अपनी थकान नहीं लगती, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। और वही चीजों की कमी है। अभी मैं और बताने वाला हूं, बहुत बड़ी ताकत आपको मैं अगले 10 मिनट में देने वाला हूं कि फॉरएवर की ताकत क्या है। इसी के चलते जब मैंने मैनेजर लेवल को हासिल किया तो पता चला कि इतनी अच्छी इनकम दे सकता है। मुझे पता लगा कि इस इंडस्ट्री में खाली इनकम ही नहीं, एक इंसेंटिव्स भी हैं। जब इंसेंटिव्स की बात आई तो मेरे दिमाग ने मुझे एक मैसेज दे दिया कि अनिल जग्गी तू यहां पर आया है तो 11 की 11 इंसेंटिव को तू लेगा। ये बनाए किसके लिए हैं? मेरे लिए। बनाए किसके लिए? हमारे लिए। और इसके लिए तैयारी मुझे करनी है टीम के साथ, तैयारी मुझे करनी है अच्छे लोगों के साथ, तैयारी मुझे करनी है अच्छे लोगों को इंस्पायर करके, एजुकेट करके टीम के। क्योंकि अक्सर एक बात बोली जाती है कि मोटिवेशन हमेशा टाइम पीरियड के साथ आती है, लेकिन एजुकेशन लाइफ लॉन्ग रहती है। और बहुत अच्छी बात बोली थी मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन ने, बहुत अच्छी। उसने बोला ओनली 1% इंस्पायरेशन आपको आगे लेकर के आती है और 99% परस्पिरेशन आपको आगे लेकर के आती है। 1%, ओनली 1% इंस्पिरेशन का पार्ट आता है। केवल आप 1% ही इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, एजुकेट करके, प्रेरित करके, प्रेरणा दे करके आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन 99% पसीना बहाना पड़ता है। क्या वो तैयार हैं? क्या वो देने के लिए तैयार हैं? शायद नहीं, क्योंकि कभी भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती। सफलता से पहले असफलता का सामना करना पड़ेगा, कामयाबी से पहले नाकामयाबी का सामना करना पड़ेगा, जो हर बड़े लीडर ने किया है। आज मैं देख रहा हूं बहुत बड़े बड़े लीडर्स मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं जो मेरी स्पीच को देख रहे हैं, और लेकिन हर लीडर के पीछे उसकी एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन सक्सेस स्टोरी से पीछे अगर हम चले जाएं तो उसका सेल्फ स्ट्रगल पेन होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा होता है, जो इनविजिबल होता है। कोई बात नहीं, वो पेन सहते रहो, चलते रहो। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट लिए, अवार्ड लिए, रिवार्ड लिए, थका नहीं। 2 बार टॉप 5 क्वालिफायर बना, 8 बार इस इंडस्ट्री के अंदर ईगल मैनेजर बना, जो आज मुझे दिल से फक्र होता है और आपको बताने में खुशी होती है। आई एम द ओनली वन पर्सन, ओनली वन इन इंडिया who achieve regular 8-time senior eagle manager award। और वही चीज थी जो मुझे इंस्पायर करती रही, क्योंकि जब मैं फॉरएवर के ट्रिप पर गया, जब उसके ट्रिप को मैंने एंजॉय किया, जब उस लेविश लाइफ को देखा, तो मैंने क्या देखा कि जहां पर लोग 30-40 हजार में अपने ट्रिप का पैकेज ले लेते हैं, यहां ये फॉरएवर कंपनी आपको 40 से 50 हजार रुपए पर डे के रूम में अकोमोडेशन देती है। ये वो ताकत है जो आप केवल फील करेंगे, आज मेरी बातों से नहीं, क्योंकि ये जो समा है, हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से कि जिनका ये समा जो आपका चल रहा है, स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, वो मेरा पास्ट था। और जो आज हम लोग, जो कुछ लीडर को आपने देखा या सुना होगा, आपका होने वाला फ्यूचर है। और यही रास्ता है, बस रास्ता मत बदलिएगा। मैंने इस रास्ते पर अचीवमेंट ली, बहुत अच्छी अचीवमेंट के साथ आगे में गोल्ड मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई किया। और इतना ही नहीं, मैं 8 बार ईगल मैनेजर बना और 10 बार मैं लगातार इस कंपनी में प्रॉफिट शेयर क्वालिफायर बना। अचीवमेंट ले लेना एक अलग बात होती है, लेकिन अचीवमेंट को बनाए रखना एक अलग बात होती है। जब अभी स्टॉकहोम में हम लोग गए, हमने देखा कि वहां इंडिया के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लीडर मिस्टर रॉल्फ किप की जब स्पीच को सुना तो देख करके दिमाग हिल गया कि जब इंडिया ने 5000 सीसी क्रॉस किया था तो नाम था रॉल्फ किप।
10,000 Rolf Kip, 12,500 Rolf Kip, 15,000 Rolf Kip, 20,000 क्रॉस Rolf Kip। उन्होंने एक लेसन दिया, एक मैसेज दिया उस पोर्टल से, स्टॉकहोम से, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी कैसे बनेगी? जब तक हम अपनी टीम के नहीं होंगे, अपने लोगों के नहीं होंगे, उनके बीच नहीं होंगे, उनके स्ट्रगल के साथ नहीं चलेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। और उस चीज को एंजॉय किया, पावर देखी, और पावर के साथ साथ एक लास्ट में अब आपको एक लेसन देना चाहूंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ एंजॉय किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी आज आपको मैं सीख देने चाहता हूं। क्योंकि कल भी आपने ट्रेनिंग में सुना होगा, मिस्टर संजीव कपूर मेरे बहुत अजीज हैं, माइंडसेट के ऊपर आपने बात देखी होगी कि माइंडसेट क्या होता है। और माइंडसेट एक हमारा फिक्स होता है और एक हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है। लेकिन आज मैं आपको उस ग्रोथ माइंडसेट की एक स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा कि वो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ 1942 के अंदर, 42 में जन्म लिया उस व्यक्ति ने, बहुत अमेरिका के अंदर। और जन्म लेने के बाद वो जब अपनी सीढ़ियां चढ़ा तो वो एक अगेन ऑप्टिमिस्टिक था, गरीब परिवार का था, और गरीब परिवार के साथ साथ उसको एक तमन्ना थी साइकिल की, क्योंकि बड़ा गरीब था। तो 12 साल की अवस्था में उसके पापा ने एक साइकिल उसको लेकर के दी, और साइकिल उसकी बड़ी प्रिय थी। और वो साइकिल एक दिन गुम हो जाती है। जब साइकिल गुम हो जाती है तो उसको बहुत सैड महसूस होता है, बड़ा परेशान होता है, क्योंकि मेरी ड्रीम साइकिल थी, जो इतने सारे मेरे ख्वाबों को जिंदा किए हुई थी, और मेरी साइकिल आज चोरी हो गई है, तो मैं कैसे करूं। वो साइकिल की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाता है, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। और एक पुलिस वाला उसको मिलता है, जो उसका अंकल होता है, उसको अंकल को बोलता है कि सर मेरी रिपोर्ट आप लिखो। कहता है, वो कहता है कि देखो इतनी जल्दी तुम्हारी साइकिल नहीं मिल सकती, तुम्हारी साइकिल को, क्योंकि यहाँ जो चोर हैं, जो चुरा करके लेके जाते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा। उस 12 साल के बच्चे ने सोचा कि साइकिल चोरी मेरी हुई है और साइकिल को पाने के लिए मुझे बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर जुनून था, ड्रीम था कि मुझे साइकिल को पाना है। उस साइकिल के पाने के ड्रीम ने उसके अंदर एक भावना पैदा कर दी कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। उस व्यक्ति ने 8 साल अपनी कड़ी मेहनत की। क्या बोला मैंने? 8 साल कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉक्सर बन गया। जो बॉक्सर बना तो 1960 के अंदर उसने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। वो उस वक्त का बहुत माना हुआ बॉक्सर था। उस बॉक्सर ने जब गोल्ड मेडल जीता तो लोगों ने कहा कि यार ये शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो 62 के अंदर मिस्टर टाइसन के साथ उसका युद्ध हुआ। जब देखा कि ये इससे युद्ध में जीत नहीं पाएगा, तो वो व्यक्ति ने जब उसको हराया तो लोगों ने कहा कि वाकई यह खिताब इसके नाम है। और वो व्यक्ति बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बहुत सारी उसने स्ट्रगल जीती, बॉक्सिंग जीती। और आप जानना चाहते हैं कि उसने टोटल 61 बॉक्सिंग लड़ी थी, और 61 में केवल 5 बॉक्सिंग हारा था, और 5 में से 56 में वो विनर हासिल हुआ, विनर बना। और वो 3 बार एक हैवी वेट लिफ्टर में भी चुना गया। और उस व्यक्ति का सबसे बड़ा माइंडसेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली अपने आप में एक ऐसे दुनिया के अंदर एक मुकाम पैदा करके गया। और वो मुकाम कैसे पैदा किया? उसके अंदर एक विल पावर थी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। वो उसने एक ही बात बोली थी कि मैंने कभी हारना नहीं सीखा, मैंने कभी डिफीट करना नहीं सीखा, मैंने कभी किसी से कमजोर पड़ना नहीं सीखा। जब वो अपने ग्रीन रूम से निकल करके बॉक्सिंग रिंग तक जाता था तो उसकी सबसे बड़ी पावर क्या थी? जो वो खुद को इंस्पायर करता था, वो शीशे के आगे खड़ा होकर के खुद को बोलता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। वो अपने आप को एनर्जाइज करता था, मोटिवेट करता था, एजुकेट करता था, आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो बोलता बोलता जब उस ट्रैक पर पहुंचता था, अपने उस रिंग तक पहुंचता था, जो चारों तरफ स्टेडियम में लोग हुआ करते थे, उनसे बोलता था, हु एम आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, हु एम आई एम द चैंपियन, हु एम आई एम द चैंपियन, हु एम आई एम द विनर।
वो ऐसा बोलते बोलते रिंग पर जाता था, और रिंग पर जाने के बाद उस स्टेडियम के पूरे सराउंडिंग्स में जाकर के सारी दुनिया को, उस पूरे माहौल में ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर देता था कि पूरे लोगों को, जितनी भी ऑडियंस 10,000, 20,000, 50,000 ऑडियंस होती थी, उस ऑडियंस के बीच में बोलता था, वो एम आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। ऐसा करने से क्या करता था, वो अपने माइंडसेट को एक बहुत ऊंचाइयों पर लेकर चला जाता था और दूसरे वाले के माइंडसेट को परास्त कर देता था। क्योंकि इंसान युद्ध के अंदर अपने बॉडी से नहीं, अपने ब्रेन से पहले हारता है। और वो क्या करता था, अपने ही इस कथन से सामने वाले खिलाड़ी को ब्रेन से हरा देता था। और उसकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी, वो स्ट्रेटजी में चलते चलते क्या करता था, पहले खुद मार खाता था। खुद क्यों मार खाता था, क्योंकि 3 राउंड्स होते हैं, 3 राउंड्स में पहले राउंड में मैक्सिमम वो हमेशा मार खाने की प्रैक्टिस करता था। क्यों करता था, वो सीखता था कि सामने वाले के पास कौन कौन से दांवपेच हैं, सामने वाले के पास क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, सामने वाले के पुशअप मुझे कहां कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मुझे उसको डिफीट कैसे करना है, उसको आगे काउंटर कैसे करना है। उस काउंटर के लिए पहले सामने वाले की स्ट्रेटजी को देखता था। दोस्तों, इसी से मैं बोलता हूं, बी ए गुड लिसनर। पहले सुनने वाले बनिए, नॉट ए गुड स्पीकर। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं बने तो आप कभी भी अच्छे प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। उस व्यक्ति ने पहले सामने वाले को अपने ऊपर अटैक करने दिया ताकि मैं उसके सारे हुनर को सीख जाऊं कि वो अगर राइट साइड पे ज्यादा मेरे को शॉट मार रहा है तो मैं लेफ्ट साइड से मारूंगा, और लेफ्ट से मार रहा है तो मैं राइट से मारूंगा, ऊपर से मार रहा है तो मैं नीचे से मारूंगा, ताकि कहां कहां मैं उसकी लैकिंग को पकड़ सकता हूं। और वो व्यक्ति उसकी लैकिंग को पकड़ करके वो पहले राउंड में हमेशा अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर देता था ताकि सामने वाले को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी सामने वाले को सेकंड और थर्ड राउंड में जीतने नहीं देता था। उसका कद था 6 फुट 3 इंच। जब वो आकर के खड़ा होता था और दुनिया को बोलता था, आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, अपने आप को, माइंड को मेकअप करता था। तो आज के बाद हमने भी अपने आप को बोलना है, अपने आप को सबसे पहले मजबूत करना है, क्योंकि आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। जब आप किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी आत्मा को, अपने सिस्टम को प्रेरित करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। आपकी पॉजिटिव वाइब्स सामने वाले के साथ जाती हैं और आपकी पॉजिटिव वाइब्स आपका अपने आप से आपको पॉजिटिव कर देती हैं। सुनील गुप्ता सर बहुत अच्छी एक लाइन बोलते हैं कि सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड है। सामने देख रहे हैं, दिल से खुशी होती है। सबकॉन्शियस माइंड, जब तक वो हमारा बेहतरीन नहीं होगा हम अपने कॉन्शियस माइंड से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको मजबूत कीजिए, वो हमारे अंदर की मजबूती है दोस्तों। इसलिए सबसे बड़ी बात कि जीवन में ऐसा काम कीजिए कि जिससे किसी दूसरे को खुशी मिले। जीवन में ऐसा काम कीजिए जिससे किसी दूसरे को रिस्पेक्ट मिले, किसी दूसरे को रिगार्ड मिले, किसी दूसरे को जो आप चाहते हैं पहले आप वो देना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने मन से दूसरों को देना शुरू कर देंगे तो आपकी चाहत अपने आप से शुरू हो जाएगी। 3 वर्ड मैं आज आपको देने जा रहा हूं। पहला वर्ड है होप, आशा। निराशा नहीं, आशा पैदा करो अंदर। होप, वो डिजायर, वो होप पैदा करो। क्योंकि होप को जिस दिन आपने हॉबी बना लिया, होप को जिस दिन हॉबी अपनी आदत में कन्वर्ट कर लिया, तो वो होप आपकी हॉबी बनेगी और हॉबी आपको एक हैप्पीनेस के प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाएगी। हमारी वो होप स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसको हम हॉबी अपनी हैबिट में कन्वर्ट नहीं करते। वो जब कन्वर्ट नहीं करते तो हम उस हैप्पीनेस का एंजॉय भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, आज के बाद जिंदगी में वो कीजिएगा जो आपका दिल और दिमाग आपके साथ चले, और वो कीजिएगा जिससे दूसरों का भला हो, दूसरे को खुशी मिले, दूसरे आनंदित होंगे। क्योंकि लव, प्यार एक वो चीज है जो किसी की जायदाद नहीं है, वो आपसे शुरू होगा और जब आपको मिलेगा तो ब्याज के साथ मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।